अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। मेहमानों के तारुफ से पहले कोई बात कर ली जाए कि गुफ्तगू आज हम किन मौज़ूआत पर करेंगे। सियासत, अदालत, मईशत, मुआशरा और ये सारी बातें हो रही हैं। बहुत से प्रोग्राम में हम देखते हैं, सुनते हैं। सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है। ज़ेर ज़मीं क्या सरगर्मियाँ हैं, अंडर करंट्स क्या हैं, मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हुकूमत किस तरफ जा रही है, रियासत किस तरफ जा रही है। इसमें कई किस्म की डेफिनेशंस भी अब आ रही हैं। कोई गलत है, कोई सही है, गलतोलाम तसव्वुरात आ गए हैं। हर कोई शख्स अपनी इनफरादी सोच को जस्टिफाई करने के लिए कभी मजहब का सहारा लेता है, कभी कोई किसी और सहारा लेता है, कोई मगरिब का लेता है। और एक ही वक्त में हम कई आइडियोलॉजीज पे हम बात कर रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं, हम टोटल कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। तो बहुत से दोस्तों की महफिल में बैठे तो बातचीत हुई, जी मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। किसी ने कहा जी करप्शन है, किसी ने कहा जी उससे भी बड़ा मसला परवर्शन है। ये जो ज़हनों का फतूर है, ये जो ऊंच नीच की जंग है, मैं अच्छा हूं तुम बुरे हो, और एक बुरी मुआशरत जो तश्कील पा रही है, जो कहीं भी हमें नहीं लेके जा रही। क्योंकि अगर मुआशरा ही बुरा होगा और अफराद के अंदर होप खत्म हो जाएगी, यासियत रहेगी हर वक्त, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। आप देखिए मुसल्लह अफवाज हैं, उसका एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है, उसे पता है किसी वक्त गोली दुश्मन की आ सकती है, लेकिन वो होप, फेथ इन इस डेस्टिनी और तरबियत उसको ये सिखाती है। जाहिर है मैं ये नहीं कहता कि कौम पूरी को वो तरबियत दे दी जाए, लेकिन इस कौम में कमी क्या है। इसके जो देखे दुनिया के माने हुए इंटरनेशनल स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं कि आपके इज्तमाई कौमी सलाहियत के जो अनासिर हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, वो बेहतरीन है। ये इंडेक्स हम कभी नोट ही नहीं करते। हम वो इंडेक्स पे चले जाते हैं जो दुनिया में सिखाती है कि जी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे में आप नीचे चले गए हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आप यहाँ पे हैं, ये हैं, ये इंडेक्सेस की भरमार जो है, ये हमें मजीद हमारी जो एनर्जी है वो उसको कम से कम तर कर रही है। इस एनर्जी को भी हमने बहाल करना है। और माशाल्लाह जो आज मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, उनका बड़ा वसी तजर्बा है, बड़े वर्सटाइल शख्सियात हैं, और माशाल्लाह हर चीज़ के उनके अंडर करंट्स और उनका बैकग्राउंड और चीज़ों के सॉल्यूशंस भी इनके पास हैं। मैं आपसे उनका तारुफ कराऊं। जनाब मेरे साथ तशरीफ फरमा है जनाब डिफेंस एनालिस्ट एंड वेरी सीनियर एनालिस्ट जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़फ़र साहब, और उनके साथ जनाब इकबाल शाहिद साहब। और इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, होप भी मिलेगी। और ये नहीं कि हम कोई खामखा का कोई एक झूठ सच की बातें करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत सी बातें खुल के होंगी और खरी खरी बातें होंगी। सर आई स्टार्ट विद यू। थैंक यू साहब, चीजें सियासत तो हम हर बार डिस्कस करते हैं। इमरान खान बड़ा चंगा है, नवाज शरीफ बड़ा चंगा है, फलाना बड़ा पेड़ है। ये अच्छे बुरे का मेरा ख्याल है। आप देखें दुनिया में इतना आपने ट्रैवल किया है, इकबाल साहब ने भी, मैं भी जाता आता रहता हूँ। लोग सर धुन के जैसे कहते हैं ना, अपने काम से लगे होंगे। यकीन करें बात का सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं से आपको इत्तेफाक से एक जगह वो स्टकअप हो गया एक्सप्रेस वे पे अमेरिका में, तो वो किसी प्रॉब्लम में था, तो उसने किसी को जाके पासर बाय कहा कि आई एम सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि इस हद तक वो अपने आप में रहते हैं। ये नहीं कि वो अपनी नुमाइश करें। यहाँ जब एक चीफ जस्टिस थे, वो लाहौर में जब तशरीफ लाते थे तो 9 SP हैं लाहौर में। नहीं लाहौर नहीं, वो लाहौर से बलूचिस्तान तक जब जी जी जी। और मैं सिर्फ चूंकि मैं इस वक्त लाहौर में बैठे एक मिसाल देने लगा हूं, आप तो फिर और उसमें ऐड कर दें। उनका हुक्म था कि 9 के 9 SP हाजिर हों, और जब मैं एक टाउन से दूसरे टाउन की हद को छूं तो वो आगे मेरा इस्तकबाल करे। और भी बहुत सी चीजें हैं सर। ये हमारा मुआशरा जो है, मैं तो होपलेस कभी नहीं सर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई गदर किसी सूरत हाल जो हम बना के दिखाते हैं, तो आपका तो खैर इदारा भी ऐसा है कि जो मेरा होप सिखाता है। क्योंकि अगर देखें ना फौज, अब देखें एक बड़े बातें हुई कि जी 5000 लोग जो हैं अफवाज के वो रिजाइन कर गए। तो मैंने कहा यार मैं तो ले मैन हुआ है, मैं तो फौजी नहीं हूं, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है ये तो एक बगावत की सी कैफियत है, ऐसे मुमकिन कैसे हो गया। तो सर ये योर टेक ऑन इट। बहुत शुक्रिया साहब। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस एन ऑनर टू बी हियर। आपको बहुत माय ऑनर एज वेल। तो आपसे बात करना, तो आपको पता है, आपको आपसे बात करना आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू बोथ। भी आपसे, आप दोनों से बहुत सीखा है। आपने असल में चूंकि होप की बात की, तो मैं शुरू इस तरह करूंगा कि होप तो
हमें बहुत अर्सा पहले हमारे मजहब ने भी बताया, और फिर अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर में कह दिया कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। और जो कुछ उन्होंने कहा वो आप उसको बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट कर सकते हैं, उससे उम्मीद उससे किरण ले सकते हैं। असल में आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, आपने मुल्क का भी जिक्र किया, सियासत का भी जिक्र किया, मईशत का भी जिक्र किया, रियासत का भी जिक्र किया। जी। असल में रियासत तो बनती इन तमाम चीज़ों को लेके, सबको मिलकर रियासत बनती है। और जब हम रियासत की बात करते हैं तो उसमें हम अवाम की भी बात करते हैं, अदारों की भी बात करते हैं, और लीडरशिप की भी बात करते हैं। किसी भी कौम को लीड करने के लिए लीडर्स बड़े जरूरी होते हैं। ठीक है, उनका कैरेक्टर और उनका किरदार, क्योंकि आपने चीफ जस्टिस की भी मिसाल दी और अपने भी चीफ जस्टिस की मिसाल दी। अब दुनिया में हमारे यहाँ असल में 1947 से लेके आज तक जब हम आज़ाद हुए थे, हमें कायदे आज़म और लियाकत अली खान एक उस जमाने के जो लोग थे वो लाइफ स्टाइल दे के गए थे। कायदे आज़म एक चीज़ दे के गए थे कि अपने आप पे और अपने रिसोर्सेज के ऊपर आपने जिंदा रहना है और रियासत पे बोझ नहीं भरना। अल्लामा इकबाल, आपको याद है जब आप जियारत में थे, आप बीमार थे, तो एक फ्लॉलाइन की चादर जो है वो आपके लिए मंगाई गई। तो जब आप होश में आए तो अपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना से पहला सवाल ये किया कि ये कितने की आई है और क्या ये स्टेट के पैसे, आपने उसका चेक लिख के दिया। लियाकत अली खान की जब डेथ हुई, शहीद हुए, तो आप बताया शेरवानी उतारी तो उनका अपना बनियान फटा हुआ था। और वो शख्स थे नवाब ऑफ करनाल जो एक दफा सूट पहनते थे, दूसरी दफा नहीं पहनते नहीं थे। वही तारीख की बात। और इस तरह की बेताशा मिसाल है। आपको पाकिस्तान का पहला जो लॉ मिनिस्टर था, ही वाज अ नॉन मुस्लिम, अगर आपको अछूत था, जिनको आजकल इंडिया में भी जगह नहीं। हमारी तारीख उस हिसाब से बड़ी रिच गई है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे मेरी नजर डिजेनरेट जी, जो मेरी नजर में जो हमारे जवाल का बाइस है, वो एक पहली बेसिक चीज है कि अपनी इस्लामी तालीमात से अटैच न रहना। दूसरी चीज है नमूद और नुमाइश पे ज्यादा बिलीव करना, ये मेरे पे भी लागू होता है, पाकिस्तान के तमाम। तीसरी चीज जो आपके अंदर आई, एक तो आपने परवर्शन का जिक्र किया और दूसरा आपने करप्शन का जिक्र किया। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। करप्ट वही होगा जो परवर्ट होगा। तो परवर्शन जो थी, जिसके ज़हन में खलल होगा वो बददियानत भी होगा। इससे वो हो ही नहीं सकता कि अगर किसी के ज़हन में खलल हो वो अब बददियानती की मिसालें हैं। बास करैक्टर की बददियानती है, बास के अंदर पैसे की बददियानती है, बास के अंदर वर्ड्स की। यानी अगर आपका एक रिलीजियस लीडर आपको सही टीच नहीं कर रहा तो वो करप्शन है, वो बददियानती है। हमारे यहाँ ओवर अ पीरियड रही, क्योंकि जब मैं और आप स्कूल में पढ़ते थे तो सुबह जब जाते थे तो पहले पढ़ाया जाता था लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और आखिर में जो होता था पाकिस्तान का तराना पढ़ाया जाता था, दरमियान में कुरान शरीफ की आयत तलावत। अब आप मुझे बताएं किस स्कूल में इस तरह का सिस्टम फॉलो किया जा रहा है? आपके जो बाकी स्कूल्स हैं जो इंग्लिश रिलेटेड है वो तो पढ़ाते ही आपको वेस्टर्न हिस्ट्री। आपने तालीम के म्यार को तकसीम करके रख दिया, उसमें इंग्लिश आ गया, इंटरनेशनल स्कूल आ गया, अमेरिकन इंटरनेशनल आ गया, फॉक्स की स्टोरियां पढ़ाते हैं, रेड हैन के पता नहीं, यानी आर्मी पब्लिक स्कूल में भी रेड हैन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, उसमें कोई हमने जब पढ़ा था तो पाकिस्तान मूवमेंट पढ़ाई गई थी और उसको वो गदर कहा करते हैं, बगावत कहा करते थे, वो तहरीक आजादी थी, उसको उसकी। तो मेरा कहने का इसके ऊपर डिस्कशन तो बहुत लंबी है, लेकिन जो इकबाल शाहिद साहब भी बैठे, तो मैं इसको इस तरफ कंक्लूड करूंगा कि एक तो हम बुनियादी तौर पे अपनी बुनियादी जो पाकिस्तान बनाने की मकसदियत थी उससे पीछे हट गए। हम अपने असलाफ के जो करेक्टर थे उनको हमने फॉलो नहीं किया। हमारे जहन जो है वो एजुकेशन कभी परवर्ट नहीं करती, आपको एजुकेशन लाइट होती है। अब उस एजुकेशन को आप अगर नेगेटिव अंदाज में देखेंगे तो वो आपको परवर्शन काउज करेगी। हम लैक ऑफ एजुकेशन से भी और मोर एजुकेशन से भी हमारे यहाँ वो दूसरे, हमारे यहाँ एक तबकात की और एक क्लास की जंग शुरू हो गई, और उस क्लास की जंग में बहुत सारा रोल रहा आपकी जमीनों की तकसीम का और प्लाटों की तकसीम का। तीसरी चीज, हमारी जो अशराफिया करप्ट हुई, उसने लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, चाहे वो किसी भी अदारे में था, अभी इस अदारों की तकसीम नहीं है, सियासत की भी तकसीम नहीं है, जिन्होंने प्लॉट तकसीम करना शुरू किए, जहां पे नमूद नुमाइश आया, जहां पे हुआ कि मैं अपने नेबर से बेहतर हूं। फिर उसके बाद जो आपकी मैन पावर
बाहर के ममालिक में गई, उन्होंने आपको एक फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दिया। सही बात। हम उसकी तरफ भागना शुरू, इन तमाम चीजों ने आपको इंडिविजुअली तौर पे भी करप्ट किया और कलेक्टिवली भी किया। जी इकबाल शाह साहब, इतने अदवार देखे आपने माशाल्लाह, एज एन ऑफिसर भी और जिम्मेदारा भी देखा आपने। पहले हमारे यहाँ कल्चर में एक कम्युनल लिविंग का, कलेक्टिव लिविंग का एक कंसेप्ट था, लोग एक दूसरे पे जान निछावर मोहब्बत थी। अब तो ऐसे कि एक बाकायदा इनफरादियत रूप से ज्यादा है कि कोई अगर आपके सामने मर रहा है, सड़ रहा है, कुछ भी, कोई अभी जज्बा है लेकिन वो उस तरह आपको हौसला नहीं है इस सोसाइटी में लिव करने का। तो इसमें कोई समझते हैं कि सियासत का रोल है या? बहुत शुक्रिया। एक तो यह है कि आपका चैनल एजुकेशन, हेल्थ और जो भी मुल्क में बीमारियां हैं मसलन मुआशरे के लिए, जी उसके लिए काम कर रहा है, इसलिए मैं अप्रिशिएट मेरा ख्याल है ये चीजें होनी चाहिए, इस तरह की बात जो सोशल इल्स हैं उन पे बात होनी चाहिए। काफी बीमारियों का जिक्र तो ब्रिगेड साहब ने कर दिया। जी जी, आपने कहा अपने इंट्रो में कि मुआशरा भी खराब है। मुआशरा खराब बीमारी दिमाग से शुरू होती है। सही। जिनको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, लोग हमेशा अपने लीडरान को फॉलो करते हैं, और अगर लीडरान जैसे होंगे अवाम नीचे उसी तरह आहिस्ता सराहत इसलिए करेगी कि अगर किसी बुरे को पकड़ा नहीं जाएगा, बुरे को बुरा नहीं कहा जाएगा और सजा नहीं दी जाएगी, तो एक ही एलिमेंट है कि फिर आदमी ऐसा हौसला पकड़ता है, उसमें चोर, चक्के, जखीरा, हम भी कर लेते हैं, लॉ ब्रेकर सारे आ जाते हैं। दूसरा आपने ये कहा कि इंटरनेशनल अदारे पाकिस्तान में जो है फेक किस्म की या हाइप क्रिएट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो होता है वही नजर आता है। और तीसरा, जो अपने अपने एनालिस्ट हैं, अपने अपने जो इकोनॉमिस्ट हैं, अपने अपने लोग हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों की जब बात करते हैं तो नजर ये आता है कि जो रूलिंग पार्टी भी होती है उन्होंने भी अपने बंदे ऐसे रखे होते हैं कि अगर बादशाह नंगा भी फिर रहा हो तो वो उसको नंगा नहीं होने देते। इस वक्त तो बादशाह नंगा है। मसला ये है कि आपने हालत देखनी है तो लोगों को वैसे देख लें, लोगों में जाके घुल मिल के देखें। आपको कोई जरूरत नहीं किसी स्टडी की, किसी इशारिये की जरूरत नहीं पढ़ने की, किसी इकोनॉमिस्ट चाहिए इंटरनेशनल। आप क्यों जाते हैं? आप देखें क्या रोजगार है आपके पास, क्या मसलन एजुकेशन को फैलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सोर्स हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बस एजुकेशन कैसे फैलाएंगे, और एजुकेशन अगर नहीं होगी तो मुआशरा कैसे बेहतर होगा? और दूसरा ये है कि जब पाकिस्तान में रियासत जो माँ जैसी होती है, रियासत के जो जिम्मेदारियां हैं अपने शहरियों के मुतल्लक जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, क्या वो दे रही है? वो नहीं दे रही, इसलिए कि आपने अपने सिक्योरिटी खुद रखी हुई है, दुकानों पर सिक्योरिटी, बैंकों पर सिक्योरिटी, घरों में सिक्योरिटी, कॉलोनियों में सिक्योरिटी है। हेल्थ कहाँ है? आपने प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल को ज्यादा प्रमोट होने दिया क्योंकि हालात जो सरकारी अस्पतालों में नहीं है। जो एजुकेशन है, जो बेसिक यानी रियासत का जिम्मेदारी फर्ज है, वो आइन में लिखा हुआ है, वो प्राइवेट आपने कर दिया, और जो सरकारी स्कूल है वो तो बर्बाद कर दिए। मसला यह है कि नजर आ रहा है, जो नजर आता है वो तो लोग देखेंगे। सही बात। अगर पूरी दुनिया पाकिस्तान में अगर आने के लिए कहती हम आते हैं तो इंटरनेशनल जो एजेंसियां कहती हैं कि 90% से भी ज्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो अगर नहीं वो झूठ बोलते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इन्वेस्टमेंट का। और अगर कोई आदमी करप्शन करता है तो उसको पकड़ा नहीं जाता, और हमारा जो निजाम अदल है वो उसको कोई सजा नहीं देता, फैसला करके उसके हाथ में पकड़ा देता है। आप देखें कि रोजमर्रा के माहौल में आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को फैसला दिया, आप अदालत नहीं है, वो फिर भी तो इन्हें अदालत का नोटिस दे देता है। तो अदालत फैसला तो कंप्रीहेंसिवली मुकम्मल होना चाहिए कि ये अगर आपको इख्तियारात नहीं थे तो आपने क्यों ये एक्ट किया, इसकी सजा मिलेगी। सही है, ताकि लोग रुकें। मसला तो यह कि आप ऑब्जर्वेशन दे के फैसला देते हैं और फिर उसी नगर पर चल कर पड़ते हैं। पाकिस्तान में क्या आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? अगर वो लोग कह रहे मिल रहा है तो फिर वो अपने आंखों का इलाज कराएं। तालीम मिल रही है तो फिर भी आंखों का इलाज कराएं। अब सूरत हाल ये है, हुकूमत का फर्ज क्या है? सियासी पार्टियां किसी भी मुल्क में इंसानों के बस्तियों से इलेक्ट होकर आती है ना, लोगों उनके मसाइल को हल करने के लिए। क्या ये इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि जब मुल्क मसाइल में घिरा हुआ था तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी लाइन लेके बैठी हुई है, और इमरान खान साहब जो उस निज़ाम के खिलाफ है वो धरने और जुलूस निकाल रहे हैं। और अगर
इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग पंजाब में यानी बार बार हुकूमत बदल रहे हैं, कभी बुज़दार को बदल के हमजा को ला रहे हैं, हमजा को बदल के फिर जब आया दोबारा वो आ गए हैं परवेज अली, फिर उनके एक्ट किया गया। फिर वो तो आप पूरी दुनिया को आप कहते हैं जी इमरान खान जो है वो ये कहता है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, मुल्क में अनरेस्ट है, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो चलो मान लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मसला आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो आप इल्जाम लगाते हैं, कर तो वो आप भी ऐसे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लोग जो हैं उनको ये चीजें अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के तौर पर भी उनको कन्विंस करें तो लोग कन्विंस नहीं होते। तो इसमें इकबाल शाह साहब जैसे आप फरमा रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जो परवर्ट होगा वही डिसऑनेस्ट होगा, और डिसऑनेस्टी सिर्फ माली नहीं होती, जहनों की भी है। तो मेरे ख्याल अब हम थोड़ा सा एक वक्फा ले लें। तो नाज़रीन अब हम जाएंगे एक ब्रेक पर, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो। कुछ मंजर हमसे खो गए हैं, जैसे वक्त के चेहरे पे कुछ मुस्कुराते लम्हे कहीं छुप से गए हों, जैसे किताबों के सफ़ों में पिरोए कुछ लफ्ज अपने जुमले से मिट गए हों। बस्ते में था जो बचपन भरा वो हाथ से कैसे छूट गया है, एक कहानी का ताना बाना वक्त से पहले टूट गया है। जैसे रोशनी हो पर आंखें बंद हो जाएं, आवाज हो पर सुनने ना पाए, जैसे उंगली कोई हाथ के थाम लेने की मुंतज़िर हो। आधी अधूरी दिल की कहानी बचपन के आंगन में मोड़ के देखे, जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतज़िर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल न रहने पाए। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए महाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के कोई ताबीर अधूरी न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी अपने नाम ही की तरह स्पेशल है और इंशाअल्लाह होगा। ये असल में एजुकेशन कमर्शियल है जिसके अंदर तालीम और सिर्फ तालीम नहीं, तालीम और तरबियत के ऊपर यानी फोकस रखा जाएगा। ख़बरें भी होंगी और ऐसी ख़बरें होंगी कि जो सनसनी नहीं फैलाएंगी, ख़बर के असल तक पहुँचेंगे अपने तज्ज़िये के साथ। और जो आज के दौर की सहाफ़त का अलमिया है वो ये है कि हर सहाफ़ी और हर मीडिया हाउस कोई ना कोई पॉलिटिकल पोजीशन ले चुका है। इसलिए यानी वो चैनल तलाश करना तकरीबन नामुमकिन है कि जिन चैनल से आम आदमी की तरबियत हो सके और तज्ज़िया इस तरह का हो कि हर पहलू उसके अंदर समो लिया जाए। इसी तरह ये चैनल भी एक ख़ास नुक्ता नज़र से पाकिस्तान के अवाम और बैनुल-अक़वामी हैसियत इख्तियार कर जाएगा कि जिस तरह वो अपना ताल्लुक़ात जो है अपनी बात सुनने वाले के साथ रखते हैं, और एक दफ़ा जो उनकी बात सुन लेता है वो हमेशा उनके कलाम का खूगर होकर रह जाता है। और इंशाअल्लाह मुझे तवक्को है कि स्पेशल टीवी इंशाअल्लाह एक नई रवायत कायम करेगा और आला रवायत कायम करेगा। शुक्रिया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। मीनार पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध
सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब, खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा, सरबुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बेपनाह खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि स्पेशल टीवी के इस हेडक्वार्टर में और नशरियात के इस मरकज़ में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला है। मेरी पूरी टीम से भी मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ इसके पूरे सेटअप को भी विज़िट किया है। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल महाज पर अपने लिए एक बड़ा मुकाम और नाम पैदा करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भी इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मैदान में बहुत बड़े खिलाड़ी भी मौजूद हैं और बहुत बड़ा काम भी हो रहा है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद लोग शराफत की तलाश में हैं, सच्चाई की तलाश में हैं और सही तज्जियों की तलाश में हैं और अपनी माशरत जो गुम कर दी गई है उसकी तलाश में है। और मुझे इस पूरी टीम से तवक्को है कि इंशाअल्लाह स्पेशल टीवी अपनी इसी मेहनत, अपने विजन और अपने मकसद और पाकिस्तान की एक बड़ी खिदमत के लिए ये चैनल एक बड़ी खिदमत भी अंजाम देगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह इसको हर तरह की कामयाबी दे और इस पूरी टीम को पूरी कमिटमेंट के साथ काम करने की तौफीक दे। मेरी तवक्कुआत हैं कि स्पेशल टीवी हकीकत में जो एक कमिटमेंट रखने वाले लोगों पर मुश्तमिल टीम है वो अपने लिए अपनी मेहनत के साथ इज्जत का, शोहरत का और वकार का मुकाम हासिल करेंगे। अल्लाह ताला स्पेशल टीवी को हर तरह की कामयाबियां नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी बात इकबाल शाहिद साहब ने की, आपने भी इब्तिदा में बताया। अब इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो मेरे साथ उस दिन एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं अजहर सदीक साहब, वो बैठे थे। तो मैंने कहा यार बात एक परसेप्शन बढ़ गया, जैसे इकबाल शाहिद साहब कह रहे हैं, और उसमें उस परसेप्शन ने बड़ा नुकसान पहुंचाया हमारे मुल्क को, हमारे मुआशरे को। लोग समझते हैं कि यार जो भी जुर्म कर लो आप आराम से, यू विल गेट स्कॉट फ्री। तो ये मैंने कहा मेरे ज़हन में एक ऐसे ही लेमैन तस्वर आता है कि शायद 10% भी कन्विक्शन नहीं होती। कहते नहीं, मैंने कैलकुलेट की 8% है, तो शायद 8 से भी कम है। परसेप्शन तो यह कि है ही नहीं, कि जुर्म कर लो कुछ नहीं है, वो पुलिस को भी पैसा लगा दो। आप हैरान होंगे कि परसेप्शन ये है, बल्कि स्टडीज है ये हमारे जर्नलिस्ट की भी, आप लोगों की भी, कि आप पुलिस में पैसा लगा देते हैं, प्रोसिक्यूटर को लगा देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को लगा देते हैं, अगर अदालत में भी चल जाता है पैसा, और कहीं अगर सजा आपको थोड़ी बहुत हो भी जाए तो जेल में भी पैसा चल रहा है। तो इस्लाह कहाँ पे हो रही है? और यहां तक भी आपने तो नैब को भी बड़ा करीब से स्टडी किया, मुझे तो यहां तक लोगों ने बताया कि प्ली बार्गेन के साथ साथ एक पर्सनल अंडर द टेबल बार्गेन भी हो रही होती है। कुछ लोगों ने की, ये जरूरी नहीं सबने की हो। तो इंसाफ का जब लफ्ज आता है, क्या सिर्फ अदालतें इंसाफ करती है? जब पटवारी आपको फर्द सही देगा, आपकी सही असल वाली जो जमीन की, तो वो इंसाफ नहीं है? क्या एसएचओ जो मौके पे पर्चा सही काटेगा वो भी इंसाफ है? अगर एसडीओ एक कनेक्शन देने का 3 लाख रिश्वत लेता है तो वो नाइंसाफी है। तो हम हमेशा सिर्फ अदालती इंसाफ की बात करते हैं। मेरे ख्याल
एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाफ भी हमें मुयसर नहीं है। सर इसमें आपने क्या अजहर सदीक साहब ने जो बात कही, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, तो आपने जो कही वो भी ठीक है। मेरा ख्याल 1% भी इंसाफ नहीं हो। मेरा ख्याल है 8 से भी कम है शायद। वो शायद आपने पेशे का लिहाज करके क्या कहें कि शायद 8% है। बड़े 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 ऑब्वियस से केस थे। जिस मुल्क में कातिल जी जतोई एक लड़का था, वो जब अदालत से बाहर निकला तो वो विक्ट्री का निशान बना था। ठीक है, वो पुलिस के मुंह पे भी तमाचा था और वो अदालत के मुंह पे भी बहुत बड़ा तमाचा था। उसके बाद यहाँ पे एक लाहौर में एक मर्डर हुआ था काजू के किसी फैमिली के बने कैवलरी ग्राउंड में। जी जी जी। और वो जिनका बेटा मर्डर हुआ था उनकी एक बेटी भी थी। उसका सुप्रीम कोर्ट ने साहब ने नोटिस दिया था। तो जब नोटिस दिया तो उनकी जो मदर थी, उन्होंने जाके अदालत में हाथ जोड़ के कहा जी मेरी फैमिली, मैं इस केस को परसू नहीं करना चाहती। ये तो अदालत, पता उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं रह गया, एतमाद ही नहीं रह गया। सर बात ये है कि एक बुनियादी डिनोमिनेटर है ना, ऐसे ही तो नहीं कहा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो कौल है आपके जहन में होगा कि जुल्म की हुकूमतें चल जाती है, इंसाफ जाना जिस मुल्क में ना वो नहीं चलती। ठीक, अब हमारे यहाँ मैंने आपका पहला लॉ मिनिस्टर वाज नॉट अ मुस्लिम। और इंसिडेंटली मैं आके वैसे ही एक जिक्र करूंगा आपसे कि उसमें और भी हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े चीफ जस्टिस गुजरे हैं, जस्टिस गुजरे हैं, लेकिन जिन चीफ जस्टिस पे बात नहीं होती, जरा आप गौर कीजिएगा, वो नॉन मुस्लिम थे। मतलब कॉर्नेलियस हुए, दुराब पटेल हुए, जस्टिस कॉर्नेलियस हुए, जैसे भगवान दास हुए। भगवान दास, ठीक है, नहीं क्यों, वाई? और आपने एक चीफ जस्टिस की मिसाल दी, मैं उस चीफ जस्टिस की क्या मिसाल दूं आपको? वो जो जिसकी जो आपने जो कहा, क्या नाम था, इफ्तिखार साहब। जी। आपने लाहौर का कहा, उसका वो यहाँ से कोयटा का रहने वाला था। वो यहाँ से कोयटा जाता था तो उसकी इंस्ट्रक्शन होती थी कि हर डिस्ट्रिक्ट के शुरू के ऊपर जो है आरपीओ और डीपीओ मुझे रिसीव करेगा। फिर वो जाके मुल्तान में बाकी जगहों पे जो कुछ वो करता था वो भी आपको पता। फिर जो उसने करप्ट मतलब माली हिसाब से उसने जो कुछ किया, अपने बेटे के लिए उसने जो कुछ किया, अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाते हुए जो कुछ किया, वो भी आपको पता है। यहाँ पे अभी पिछले दिनों, अभी रिसेंटली बात है, एक हाई कोर्ट के एक जज रिटायर हो गए, उनकी बेटे की शादी हुई है। वहां पे जनाब ये अपना वो भी आया हुआ था, बिलावल जरदारी भी आया हुआ था। जी। अब उसकी क्या तुक थी आने की? वहां पे कितनी गाड़ियां मिली चेक करवाइएगा, कितनी उनको सलामी मिली चेक करवाइएगा। जो लोग अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो ये, और इस तरह आप फिर चले जाएं, ये तो हम अदालती उसकी बात करें, हमने बिल्कुल ठीक कहा, पटवारी फर्द नहीं दे रहा, विधान साहब SHO जो वो मुकदमा रिकॉर्ड कर रहा, बिजली लगाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, सुई गैस का बिल लगाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अब तो रेट मुकर्रर हो गए हैं, पहले तो इसको बुरा तस्वुर किया जाता था, अब तो वो डिमांड करते हैं कि जी पहले 500 था, अब 1000 रुपए दफ्तरों में एजुकेशन है। वो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, पर गलत है या सही है मुबैना, तो उसने कहा अगर आपने सेक्रेटेरिएट से वो लेना है ना, क्या कहते हैं सर उसको, वो जो पोस्टिंग ट्रांसफर का नोटिफिकेशन लेना है, तो वहां भी आपको अब आजकल 1000 रुपए डिस्पैचर से लेनी है। तो ये हमारा, मैंने आपसे अर्ज किया ना, मिन हैसुल मुआशरा, मिन हैसुल कौम, हम जवाल से जवाल की तरफ। और इसकी बुनियादी वजह परवर्शन के अलावा यह है कि हमारे जितने भी लीडर रहे हैं, खास तौर पे जो सियासी क़यादत रही है, उसने करप्शन को फरोग दिया, और आज भी करप्शन को पेट्रोनाइज्ड करप्शन। या अगर आप मोटरवे में अगर आप पैसा खा रहे हैं, अगर आपको कहते हैं कि ये वो सिंध में एक बंदा कहता है कि मैं तो क्लिफ्टन में इतना पैसा देता हूं, अगर आपके यहाँ एड जो है वो नहीं लग रही, आपका वजीर खजाना बाहर बैठ जाता है, आप बाहर जाके प्लॉट बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, वहां पे एक BBC डॉक्यूमेंट्री चलाता है, वहां पे वो एक अपना डेली मेल लिखता है कि जी वो बाहर शख्स बैठा हुआ इज अ पेंट हाउस पायरेट। तो इन्होंने अपने फायदे उठाने के लिए जब करप्शन को लीगलाइज किया, यानी अब आपको एक और फकरा सुनने में मिलेगा किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बाद कि जी खांदा है तो लगादा भी तो है ना। ये क्या बात हुई? अब ये लगाता भी तो अपने अजीजों पे लगाता है। कहने का मतलब ये है सर, आपकी ये जो परवर्शन है ना, जो आपकी मेंटल थिंकिंग को जानबूझ के आपकी लीडरशिप ने करप्ट किया है, करप्शन को जन्म दिया है, वो करप्शन वहां नहीं रुकी, वो अदारों के अंदर फैली, और तमाम अदारों के अंदर है। आप किसी अदारे का नाम ले लें,
कोई अदारा ऐसा नहीं है जो करप्ट नहीं है। आपकी हाउसिंग सोसाइटियां उठा के देख लें, वहां मैसिव करप्शन है। और वहां पे जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो इतना फायदा उठाते हैं कि वो बाद में जब वो चले जाते हैं जॉब छोड़ के, तो पता चलता है इनकी तो अरबों की जायदाद है। उनके पेट्रोल, उनके जो अपना रिश्तेदार होते हैं वो उनके इकबाल साहब से भी पूछते हैं इस तो ये जो बहुत क्लोजली देखा है चीजों को। इकबाल साहब मेरे जानने वाले थे, आप भी जानते होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद हसन रिटायर्ड, तो वो हमारे कमांडेंट थे एनडीयू में। तो एक दिन बैठे हम चाय पी रहे, तो कहते यार साहब साहब ये क्या सिस्टम है। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहते हैं मैं यार 3 स्टार जनरल हूँ, पटवारी मुझे फर्द नहीं देगा। तो आप तो मजिस्ट्रेट भी रहे हैं, पटवारी पटूरियों को सब निजाम देखा है। कोई ये कोई वाकई प्रवर्शन है या क्या है? सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब ने, वो जो है काफी अहाता किया है कि कहावत है कि आप जितनी ऊंची पहाड़ी भी हो, जो आसमानों को भी चीर रही हो रेड बुक में, तो और चीन में करप्ट लोगों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं। लेकिन दूसरे मुल्कों में उन्होंने प्रैक्टिकल, लेकिन दूसरे मुल्कों में कारोबार की इजाजत भी देते हैं। ये भी है, ये भी एक अलमिया है, कह सकते हैं अलमिया है। अब आपने जो कहा, यानी साफ तौर पर हमें पटवारी का नाम जब यूज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक जब किसी आदमी को डर हो तो तभी रुकता है। अगर आप देखेंगे भी सोना पड़ा हुआ है तो कितना भी शरीफ आदमी हो, पास कोई ना हो तो उठा लेगा, टेम्पटेशन तो हो जाएगी थोड़ी। अगर किसी बंदे को डर ना हो तो हर महकमा, इसका मतलब यह है कि बीमारी एक ही है कि डर नहीं है। डर लफ्ज पर आप तवज्जो दें, डर नहीं है सजा का, कानून का डर, सजा किसने देनी है? सजा का डर नहीं, सजा किसने देनी है? कि सफल जरदारी साहब कहते हैं कि मैं अदालतों को थका देता हूँ। अच्छा, इसलिए थका देता हूं क्योंकि जब वो केस 11-11 साल चलते हैं, अभी कहते हैं टुरा के मार देना, 11-11 साल चलते हैं, तो वो तो फाइलें भी गायब हो जाती हैं, बंदे भी मर जाते हैं, गवाह भी मर जाते हैं। पाकिस्तान में 5 मंजिला निजाम है। हमारे सारे जजेस जो हैं जापान जाकर ट्रेनिंग भी करते हैं, वहां 2 मंजिला निजाम है, एक है ट्रायल कोर्ट, एक है अपीलेट कोर्ट। सही है। आपने निजाम तो पहले ही खराब किया हुआ है कि एक जगह से आप मुझे बताइए, अगर जमीन का काम है, आपके हक में फैसला हो जाता है, तो जज साहब को चाहिए कि फैसला एक तो पहली बात हो कि सामने आंखों में आंखें डाल के करे। ये जो आज नया रिवाज चल गया है, रिजर्व रख लिया गया है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं ये क्यों है? उसके बाद फिर वो जो रीडर है, रीडर बता देता है दूसरी पार्टी को, वो जाके स्टे ले लेता है। यानी आप देखें कि कितना लेंथी प्रोसीजर है। बाकी रह गई बात पटवारी की, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को इन चीजों का जरा इल्म भी होना चाहिए। पुलिस और रेवेन्यू जी, इनके पास थाने में जितने सोर्स हैं, पहले तो आप लोगों ने उनको बकायदा बताया कि आपने अपने जाओ जलाल से पैसे इकट्ठे करने हैं। जुमा बाजार उन्होंने लगाना है, सलाब में उन्होंने ड्यूटी देनी है, उन्होंने सेंसिस उन्होंने करवाना है, सिविल कोर्ट उन्होंने जाना है, तमाम कोर्ट्स में कोई टीए बिल नहीं। लेकिन ये गलत नहीं, वैसे इकबाल साहब ये गलत, कोई टीए बिल नहीं। सही है। और ये हुआ ये जब मुशर्रफ साहब की मार्शल या गवर्नमेंट आई थी, तो शेखपुरा में, मैं 1 मिनट में इसको कंक्लूड करूंगा कि वहां जब ब्रिगेडियर साहब वे उन्होंने कहा सब करप्ट हैं तो मैं ये डंडा दे दूंगा, और सारे सामने SHO बैठे थे, सारे पटवारी, डिप्टी कमिश्नर भी बैठे थे, SP भी बैठे थे, कल्याण साहब थे उस वक्त। तो मेरा पटवारी खड़ा हो गया, उसने कहा जी मुझे बताइए कि ये मैं 15 ड्यूटियां दे रहा हूँ, ऊपर जो टेंट लगा है इसका खर्चा भी मैंने दिया है, मुझे बताओ कि मैंने पूरी जिंदगी यहाँ जो लोग बैठे हैं, कभी किसी टीए बिल मिला है, कभी SHO को मिला है, कभी सिपाही को मिला है? नहीं मिला। पहले निजाम से ही करें। सही बात। फिर आप गर्दन कैसे हो सकता है? उनके आपका जो सूबेदार को भी खुराक पहुंचती है, रात को जो ड्यूटी होती है, हमें कुछ नहीं मिलता। वजह ये सही है। पहले तो आप अगर आदमियों के हकूक दें, फराइज भी आ जाएंगे। दूसरा डर हो, मैंने पहले ये आपने बिल्कुल सही निशान दिया। आपका 2 मंजिला फराइज दे बेशक, फिर तो आनी हाथ से डील करे ना। यस, फिर तो छोड़े ही ना 2 मंजिला निजाम यहाँ होना चाहिए। बॉर्डर लाइन ये है कि आप 4.5 साल आप लोगों ने फर्द जुर्म आयद नहीं की, किसने नहीं की? पूरी दुनिया अंग्रेजों ने कहा यहाँ के नहीं, आप बरी कर देते। आप अगर दूसरे लोग लाना चाहते थे हुकूमत में, तो आप बरी करके ले आते। आपने तमाशा क्यों बनाया? अगर उनको लेके आए थे तो उनकी परफॉर्मेंस पहलों वालों से बेहतर होती। उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं एक और सैफ रहमान से बात करना चाहता हूँ, इकबाल शाहिद साहब से लीड लेके, इन्होंने टीए बिल की बात की ना। इंसिडेंटली अगर आप जाके डिपार्टमेंट्स में देखें तो गवर्नमेंट टीए बिल देती है, लेकिन उसको खा जाते हैं अफसर। आपको पता है
अब इकबाल साहब, पुलिस में बहुत सारा इकबाल साहब अभी कल खबर चली है और एक बड़े पुराने CSS ऑफिसर ने वो लीक की है, पता नहीं अखबार में शाया हुई है कहीं। वो कहते हैं इस्लामाबाद क्लब की उन्होंने कोई मेंबरशिप लेनी थी, तो वो कोई थी लाखों रुपए फीस, आप तो आपको पता है क्लब्स की, वो कोई टैलेंट स्कॉलरशिप आई थी बाहर से, तो उनमें भी लाखों रुपए का फंड था, उसमें खुर्दुबर्द की अपनी मेंबरशिप ले ली। वो खैर पकड़े तो गए हैं। ये आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए हैं? क्या आपको पता है कि कराची में क्यों जोर लग रहा है? ये सियासी नहीं है, सियासी रस्साकशी नहीं है, माली है। ये वजह ये है कि मुझे बताइए हाँ कि इस्लामाबाद में एक कमिश्नर है जो लाहौर से गया है, वही CDA का चेयरमैन है, उससे डील करनी आसान है। ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं होने दे रहे, और इस्लामाबाद में बकायदा 2 बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं जो जिनको ये खदशा है कि अगर इलेक्शन हुए तो किसी को पार्टी का चेयरमैन आ गया तो ये हमें NOC जो है दोबारा रिविजिट होएगा। कराची में आप देखें, इसीलिए जोर आजमाई हो रही है। सिर्फ ये पॉलिटिकल, लोकल गवर्नमेंट, लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, ये मसला नहीं है, मसला इससे काफी आगे है। यानी ये बकायदा इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान, यानी बड़े बड़े माफिया जो है। पाकिस्तान चल रहा है इन्वेस्टर के तौर पर। इस वक्त कोई वजह नहीं है, ना सियासतदानों को ना इसको। अब यानी वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पीछे ये चीजें कार फरमा है। ये इस्लामाबाद का इलेक्शन प्रॉपर्टी डीलर रुका है, कराची का जो है उसमें बहुत बड़ी फंडिंग हुई है। वजह यह है कि आप क्या चाहते हैं कि भी वो वही चला रहे हैं, वही फंड कर उनको NOC पहाड़ों का कब्जे हो रहे हैं, पहाड़ों को नंगा किया जा रहा है। हम जो इल्जाम लगाते हैं कि दुनिया की मालियाती निजाम रॉथस्चाइल्ड चलाते हैं तो हमारे प्रॉपर्टी डीलर चलाते हैं। यस अच्छा, वो भी आपसे निशानदेही कराएंगे। इसमें जो बात है ब्रिगेडियर साहब ने, उसको अगर आप बड़े कंक्लूड करना चाहें ना, तो उसमें जहां भी आप हाथ डालेंगे वहां पे जमीन से लेके पैसे लेके जाती इंटरेस्ट से हमारे यहाँ पावर ग्रैबिंग का बड़ा शौक है, बहुत शौक है। पावर मुझे मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ क्यों आया, ही वांट्स पावर इन हिज हैंड। अब जब वो पावर मिली तो आपकी तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, जब वो पावर मिली उसने सबसे पहले क्या किया, उसने सबसे पहले नैब का किया। जो ये 74 लोगों की कैबिनेट बनी है, 60 लोग जो है वो उस पे हैं, 74 से भी ऊपर हैं। वो उस पे हैं, कुछ लोग इनफॉर्मल एडवाइजर भी हैं, मतलब वो उससे वो जितने लोग हैं उनमें से वो जमानतों पे हैं। अब उन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पर्सनलाइज्ड करप्शन थी ना, कि नैब को खत्म करो, ताकि मैंने ऊपर जो चार्जशीट नैब खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? इसलिए कि अपने पकड़े जाने का खतरा था। पकड़े जाने का खतरा क्यों था? क्योंकि आपने लोगों के, मरे हुए लोगों के अकाउंट में पैसे भेजते। हमजा ने भी यही किया था। जरदारी साहब के ऊपर जो चार्जेस लगे थे, वो कहने का मतलब ये है। ब्रिगेडियर साहब, मैंने एक सवाल करना था आपसे, लेकिन अब उसके बाद अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह तो ब्रेक की तरफ हम जाएंगे नाजरीन, तो उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत हो। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो, खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अरकम अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अक़दार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दार अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। बहुत मुबारक हो स्पेशल टीवी की, और आई नो द स्पॉन्सर्स जो जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, बड़ी क्लैरिटी है उनकी सोच के अंदर भी, और उम्मीद है कि वो जब इस चैनल को लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर जो सियासत को काम करेंगे और जो मुल्क के रियल नेशनल इश्यूज ऑफ इकोनॉमी है उसको हाईलाइट करेंगे। एंटरटेनमेंट इस मुल्क में ख़त्म हो गई है, एंटरटेनमेंट को हाईलाइट करेंगे।
और उसके बाद मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसको उसकी ज़रूरत है। फिर तीसरा मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं उनको गाइड करने की ज़रूरत है कि डिग्रियाँ अब दुनिया में नहीं चल रही हैं, अब दुनिया में स्किल चल रही है। तो स्किल्स की एम्पावरमेंट और उनको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है कि या वो स्किल्स सीखें या इनोवेट करें, और इनोवेशन ये 2-3 चीज़ें जो है ये मिलके कौम बनती है। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि स्पेशल चैनल जो है स्पेशल काम ही करे। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक यू। आज की सोच। स्पेशल जो टीवी है वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। इसकी जो पूरी टीम है इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल्स की और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये जो चैनल है इसकी ख़ास खसूसियात मैं बताता चलूँ कि दीन से रिलेटेड है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है और पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशंस है मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। और जो ख़ास तौर पे जो विजन है इनका वो है टूरिस्ट प्लेस, उसको भी डिस्कवरी की तरह कवर करेंगे। और इसमें हमारे मोस्ट सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं लीडिंग साइड ऑफ द ऑल ओवर द पाकिस्तान, उनकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशंस है। इनमें बड़े खूबसूरत इसमें एंकर्स हैं, टीम बड़ी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट टीम मैं समझता हूँ पाकिस्तान की। जिस तरह हमारे जो बड़े चैनल्स हैं पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नाम हैं, मैं समझता हूँ आई होप सो इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट कि जो टीम है इस चैनल को उनके साथ लाकर खड़ा करेगी। ये ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी बात हो रही है, एक ज़िमनी सवाल भी ले लें साथ, उसको भी वाइंड अप करते जाएं। पंजाब की या पाकिस्तान की पुलिस के जो लोग, बाद उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, वो आम एक परसेप्शन बन गया शायद अदालती निज़ाम के अंदर कि जब वो गवाही देते हैं तो बिल्कुल मुस्तनद नहीं जानी जाती। मुझे याद पड़ता है 1 साल कबल मैंने यूके के अदालत में एक मेरा बयान था और यहाँ वीडियो लिंक से मैं उनसे बात कर रहा था, मैं किसी वजह से वहाँ जा ना सका, तो जज साहब भी बैठे थे, प्रोसिक्यूटर्स ने, और उन्होंने मुझे बहुत से सवाल किए, उनका मैं जवाब देता रहा। किसी एक स्टेज पे स्लिप ऑफ द टंग हुआ तो मैंने यूके की पुलिस को क्रिटिसाइज कर दिया, तो मैं कहा योर ऑनर इस तरह करके, तो उन्होंने कहा मिस्टर रहमान यू आर क्रिटिसाइजिंग यूके पुलिस, जिनके बारे में दुनिया कहती मोतरिफ है कि वो एक सिपाही जो बात कहता है वो सच्ची, यानी जज ने एंडोर्स कर दिया। हमारे यहाँ ये फर्क पुलिस की नाकस कारकर्दगी या करप्शन से हुआ है, या ये पूरा एक आपस में एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है? आपने इतनी स्टडी आपकी रहमान साहब, ये तो अब एक ओपन सीक्रेट हो गया जी। मैंने आपसे अर्ज किया, जब एक कातिल बाहर निकल के विक्ट्री का निशान बनाएगा तो पुलिस की बात पे कौन यकीन करेगा? उसको पुलिस ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बेसिकली तो वही लोग करते हैं। जब ये पता चलेगा कि शर्जील मेमन जो है वो जाके जाना चाहिए था जेल में, वो लेटा अस्पताल में, शराब निकलती है तो वहां पे कहा जाता है कि ये तो शहद है। मतलब सर सिस्टम आपका जो है वो सिस्टम जिसने 1947 में आपने लिया था और उसके कानून शहादत को आपने अपना लॉ ऑफ एविडेंस के बजाय उसके ऊपर उर्दू की कानून शहादत लगा के अंदर की सारी स्लिपें जो है वो 1947 से पहले का रेफरेंस है। पहले का वो तो जनाब मुशर्रफ भी तो चले गए थे ना, ये कह रहा हूँ मैं अदालत से निकल के नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ जनरल मुशर्रफ या कोई भी हो आप तो लॉ की ओवर सिचुएशन, मॉकरी ऑफ लॉ जो है, और वो मॉकरी ऑफ लॉ कौन बनाता है? वो ये डिपार्टमेंट्स खुद बनाते हैं। क्यों बनाते? बिकॉज अगर यानी अपनी क्रेडिबिलिटी अगर खुद एक एसएचओ ने किसी की एफआईआर, मेरे पास कल एक कसूर से आदमी आया, उसके घर के ऊपर कब्जा हो गया, वो उसके भाई ने कब्जा किया, उसके भाई के बच्चे जो है वो एडवोकेट है, वो गया जब अपने घर गया वहां पे कब्जा, अमजद पराचा उसका नाम है, वो मकान पे कब्जा हुआ था, वो अपने मकान पे गया तो उसके भाई के लोगों ने उसको मारा, उसको जख्मी किया, उसी के खिलाफ एफआईआर कटा दी कि इसने जो आके, क्योंकि वहां पे उनको इन्फ्लुएंस था। अब उस शख्स की एफआईआर नहीं हो रही, वो एसएचओ भी उसको नहीं सुन रहा, जो गन्ना सिंह वाला का। अब मेरा ये एक वाकया है मेरी नजर से गुजरा, मैंने इस तरह के और भी हैं, इस तरह बेताशा मैं आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि जब आपके लॉ एनफोर्समेंट किसी भी जगह पे, सर ये पुलिस ना करे, बाकी जगह सिस्टम भी ऐसे ही, सिस्टम में जब वो मजलूम के बजाय जालिम के साथ मिल जाएंगे, और जालिम के साथ इसलिए मिलेंगे तो उन्होंने उससे पैसे खाने हैं, प्लॉट लेना है या रिसोर्सेज खाने हैं, और ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान के। जब आपने कह दिया खांदा है तो लगाना भी है, इसका मतलब है आपने सब कुछ खत्म कर दिया।
होना नहीं, आपने तो एक नॉर्म बना लिया ना, नॉर्म बना लिया ना, आपने नॉर्म बना लिया जी, खांदा है तो खांदा है। अब देखिए ना, लिहाजा उन्होंने जी प्रस्तुत करी जाओ, ठीक है जी, करी जाओ, सपोर्ट करी जाओ। ये इतनी बड़ा माफिया हो गया, जैसे इकबाल ने कहा, ये इतना बड़ा नासूर हो गया आपके माशरे के अंदर, और जो आपको पैसा जमा करने की जो लस्ट लोगों में आ गई, अब वो लस्ट सिर्फ पुलिस में तो नहीं है, वो तो सिविल सर्वेंट में भी है, वो तो बाकी मतलब हमारे अदारों में भी है। बाकी हर एक चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा प्लॉट लूं, हर चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा प्लॉट बेच दूं, हर एक चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा जायदादें बनाऊं, हर एक चाहता है मैं कमर्शियल प्लाजाज भी बनाऊं, हर एक चाहता है कि जी मैं पोर्शे भी रखूं, मैं ऑडी भी रखूं। आपके अंदर एक आर्टिफिशियल सा कॉम्पिटिशन, और जब ये पंपोसिटी शोबाजी जो है वो रवाज बन गया। इस्लाम तो कहता है कि आप सिंप्लिसिटी से रहो। सिंप्लिसिटी का वो ये मतलब नहीं रहता कि आप अपने आप को हैंड टू माउथ रखो, जी जी ठीक, हर चीज फैसिलिटी रखो, बट डोंट मेक इट इतना शो ऑफ उसको ना बनाओ, ना करो। अब देखिए ना, आपके ये ब्रांड्स हैं इतने, सना सफीना को खाड़ी माड़ी, वो लाखों रुपए सर, उसके ऊपर जब सेल खुलती है तो औरतें पागल हो जाती है, मर जाती है वहां। वो ये क्यों है ब्रांड्स की आपका किसी ऐसी औरत से पाला पड़ा? मतलब ये गीगा माल की खबर आई थी वहां पे एक दफा, सही बात कर रहे हैं। तो ये औरतों के अंदर आर्टिफिशियल मैयर्स आ गए। आप जाके देखें, ब्राइडल्स पे देखें, एक सूट जो है वो जो कहते हैं कि हर औरत, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का होता है, हर मर्द की बर्बादी के पीछे भी ये लग रहा है। सर ये चीजें जो है ना, ये आपने देखनी, और ये ठीक नहीं हो सकती। हम बहस तो कर रहे हैं, सही है, लेकिन माशरे में आपकी अब कोई चीज ठीक हो नहीं सकती। हम जिस तनज़्ज़ुली की तरफ पहुंच चुके हैं, वो हमें और तबाही की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपकी लीडरशिप जो है वो कंपल्सिवली और इंटेलेक्चुअली करप्ट लीडरशिप। हाँ, कंपल्सिव अच्छा लफ्ज बोल गए, हर मर्द के पीछे और की बर्बादी के पीछे। अच्छा, वुकला की बात हुई अभी, तो अगर आप वुकला से नहीं डरते, जाहिर आप तो बड़े दबंग और वांगे धोल बात करते हैं, तो उनके यहाँ भी एक बड़ी तादाद, कह लें सारे तो नहीं होंगे, एक तादाद है जो समझ दिया कि हमें इस्तिस्ना है, कोई जो भी कर लें अगले दिन बेल भी हो जानी है। पीआईसी पे जो हमला हुआ था वो इस्तिस्ना, पीआईसी वाला जो हमला देखे ना, ये जो इस्तिस्ना की सोच है ना, घूम फिर के एक ही तरफ जाती है। सही है, वो ये है कि इंसाफ रूल ऑफ लॉ। वजह यह है कि वकला इस किस्म के एक्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं, जो लोअर जुडिशरी है उसमें जजेस के मुताबिक पता होता है कि इनका लाइफस्टाइल कौन सा है और किन किन वकला को ये नवाज रहे हैं और कौन कौन सा केस किस हक में जा रहा है। तो फिर वो ब्लैकमेल भी होते हैं, तो मार भी खाते हैं अदालतों में, और फिर वकला शेर भी हो जाते हैं। अगर मेरिट हो, सही इंसाफ हो, तो कोई किसी आदमी को जरूरत ना हो। अभी चंद दिन पहले हम भी छोटे सजा भी हुई थी ना, हम भी छोटे से बड़ा बुरा रहे हैं। मुझे तो कोई किसी जगह ऐसा बंदा नहीं मिला वो जिसने यानी ये किया हो। वो अपना लैटिट्यूड इसलिए वो अपना होता है कि जजेस के मतलब में उनको इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फलां जगह से लोअर जुडिशरी में पैसे पकड़ के बैठा है तो उसका काम करता, तो हमारा क्यों नहीं करता, इसीलिए सजा नहीं होती। अब आप कहते हैं जी इसका हल बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो है, ये मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ पहली बात तो ये है कि जो अभी हमने गुजारिश की कि भी क्योंकि चैनल हमारा जो है ये है एक टीचिंग किस्म का सोल्यूशन। पहली बात तो सोल्यूशन ये है कि 2 मंजिला जो है निजाम होना चाहिए अदालतों का, यानी ये 5 मंजिलें ये गलत हैं सर। उसके बाद कोई अगर जज फैसला नहीं कर सकता उस पर एक्शन होना चाहिए जुडिशियल काउंसिल में। तीसरा यह है कि अगर उसके 10 फैसले रद्द कर दिए जाते हैं, अगर उसने किसी सजाए मौत दी है या छोड़ा है, तो उस जज के खिलाफ पीनल एक्ट होना चाहिए। हाँ, सजा। तीसरा यह है कि इंडक्शन उनकी जो है डायरेक्टली जो वकला से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी ये काडर बनाया जाए, पूरा कैदा केडर बनाया जिस तरह के जमाने में होता था। सही है। बाकी रहे कि पॉलिटिकल सिस्टम के मतलब क्या तजावीज हो सके, और मेरे ज़हन में यह है कि जो आदमी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहा है उसको मैंडेटरी आईनी तौर पर पाबंद करें कि वहीं से लड़े, वहां से लड़े, उसके बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ें। हाँ। इलेक्शन लड़ना चाहता है, गरीबों के जो वोट लेना चाहता है, तो अमीर इलाकों में ना रहे, ये तो अमेंडमेंट। तीसरा, इस वक्त जो 1/3 जो फीमेल को हमने हक दिया हुआ है उसके मुतल्लिक आपने को कानून आइन बनाया है कि वो किस कैटेगरी की होंगी। वो पीएचडी जो है एजुकेशन है, पीएचडी कोई मेडिसिन में किया हुआ है, या डिवीजन बनाए कि एनवायरमेंट में क्या है। ये मामी चाची और ब्यूटी पार्लर वाले को ना रखे। आप जो कोटा मिला हुआ है जिसके घर में एक एमपी एक एमएन है, वो एक बीबी भी लेके फिर रहा है, प्रजाई बेशक हो, तो वो उसने क्या उसमें एक्ट करना है। हमारा निज़ाम ये बिल्कुल बदलने वाला है। इस निज़ाम के होते हुए
कोई तब्दीली नहीं आ सकती, या जिस तरह सदर मुशर्रफ को कहा गया था कि आप आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसमें पहली बात तो यह है कि ये बाकायदा सिस्टम को जो वरासती जमहूरियत है इससे निकलें। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान जो हैं उनको उनकी सिलेक्शन का मयार मुकर्रर करें। वो मामे चाचे आपने बनाया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, कभी डीजीएम क्या होता है उनकी कभी नहीं हुई। ये एक बंदा अभी मियां नवाज शरीफ ने वहां से कहा कि वो नाराज हो गए कि आप पंजाब में क्या हरकत की, आप बाहर क्यों गए। वजह क्या सियासी निज़ाम को बचाना चाहते हैं? नहीं, वो चाहते हैं कि आपने तो ये मेरा काम खराब कर दिया है, तो मैं चूंकि आना था, हाँ अब मैं क्या करूं। यानी जाती मफादत के इर्द गिर्द सारी सियासी पार्टियों के लीडर जिनको मैं स्लेव्स कहता हूं। अच्छा इकबाल साहब, बातें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रही हैं और बड़ी लंबी निशिस्त और गुफ्तगू चल सकती है, तो हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, एनी सोल्यूशन यानी मैसेज दैट यू सर सोल्यूशन इसको कंक्लूड कर दें आप प्लीज। पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट अगर आपने पार्लियामानी फॉर्म में पहले जो रिप्रेजेंटेटिव मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में खत्म होकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना, यानी इसमें घड़मस ज्यादा है, इसमें बैकिंग ज्यादा है, इसमें करप्शन ज्यादा है, इसमें ब्लैकमेलिंग ज्यादा है, इसमें लोगों की खरीदो फरोख्त ज्यादा है। और आपने देख लिया किस तरह आसिफ जरदारी लोगों को खरीदा, पीटीआई के लोगों को 50-50 करोड़ रुपए सिंध हाउस की गाड़ी में किस तरह जाके व्हाइट थैलों में मैरियट में दिए गए, लोगों को रखा गया, वहां लोगों ने मसाज भी कराया, बाकी काम, ये करप्शन। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो अगर आपने पार्लियामानी फॉर्म तो पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग के लिए इस्तेमाल करें, कानून बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये तमाम चीजें जो हम बात कर रहे हैं ना, इन पे कानून बनाएं, इन पे कानून साजी, इसके लिए तो पार्लियामेंट इस्तेमाल होती नहीं। यहाँ तो यही होता है कि सेनेट का चेयरमैन चेंज कर दो, परवेज लाई को चेंज, नॉन इश्यूज जो हैं वो इश्यूज बन गए, जो अवाम के इश्यूज हैं, अवाम जो मर रहे हैं, जो आज आपके ऊपर पिस गए हैं, जिनकी पांव पे आपने लात मार दी है। एक आदमी पंजाब में मर गया है, कल बीबीसी ने खबर चलाई है, आपको शर्म उनको एज ए नेशन आनी चाहिए। बीबीसी उर्दू ने खबर चलाई है, बलूचिस्तान से एक औरत कह रही है कि मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए आटा नहीं है, मैं आटा मोहल्ले से मांग के अपने बच्चों को खिला रही हूँ। क्या बिन हसुल कौम शहबाज शरीफ जो आज पैसे फिर झूठ बोलते हैं कि अब फिर लीडरशिप झूठ बोलती है, कंसर्न नहीं है। वन लास्ट अवाम को तो कहते हैं लात मारो, ये तो फॉर्डर है, मजलूम नहीं है। ये जो जानवर फॉर्डर खाते हैं ना, ये फॉर्डर है। अपनी ताकत बनाओ, लोगों को लूटो। बस अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। अगर पार्लियामानी जमहूरियत रखनी है जी तो 2 या 3 पार्टी सिस्टम पर आना पड़ेगा। जो इलेक्शन में 10% से कम पार्टी वोट ले उसको डिलीट करें। आपकी 2-3 पार्टियां रहनी चाहिए, तब शायद बेहतरी आ जाए। चलें, तो इकबाल शाहिद साहब आपका, ब्रिगेडियर अजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। लोगों को आपने बिल्कुल अंडर करंट्स, आपका पूरा बैकग्राउंड, आपके माशरत का, सियासत का, रियासत का, मईशत का एक्सप्लेन किया। सियासत भी, इससे बहुत सी चीज़ों का नताइज अखज़ किए होंगे आपने। कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्सपोज हुई हैं, जैसे इकबाल शाहिद साहब ने बताया, ब्रिगेडियर साहब ने, कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, और कौन कहाँ पे जाके अगर ट्रेंड सेटिंग ऊपर से गलत होती है, और कैसे हमारे यहाँ के जो रॉड स्टाइल्स हैं वो कैसे कोई बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देते। और ब्रिगेडियर साहब ने ये सारा बताया कि एक्सपोजर जो है वो ज़रूरी है लोगों का, और अगर आप इसमें कोई किसी को पनिश नहीं करेंगे, किसी लॉ ब्रेकर को, तो वो एक ऐसा ट्रेंड बन जाएगा कि लोगों का हौसला बढ़ता जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और परवर्शन का खात्मा ज़रूरी है। अदरवाइज ये अवाम, जैसे हमें कहा गया कि वो तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, और अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल मज़ीद दिगर गो। अल्लाह से भी दुआ गो हैं, और हम एज ए कौम, मिन हैसुल कौम, उम्मीद के साथ, बाहमी यगानगत के साथ, हम हर उस दीवार को गिरा दें जो हमारे रास्ते में रुकावट है, हमारी तरक्की के रास्ते में, हमारे अमन के रास्ते में, और हमारे पुरसुकून लाइवलीहुड, ईमानदार लाइवलीहुड के रास्ते में। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।